मुगल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब ऐसी कौन सी ताकत मुसलमानों में आ गई कि वो हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे? हिंदू मुस्लिम का डर भय पैदा करो और वोट लो, वही आप बंटने की बात करते हैं। सबसे बड़ा अम्ब्रेला उसके पास है, हिंदुत्व का अम्ब्रेला, और उसी अम्ब्रेले के नीचे आके आप बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जैसे जैसे हम एक होंगे वैसे वैसे वो टुकड़े होते जाएंगे। अब टुकड़े वाली बात मोहन भागवत जी के मुंह से अच्छी नहीं लग रही है, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह की भाषा शैली राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, क्या वही अब मोहन भागवत भी करने लगे हैं? क्या उन्हीं के पद चिन्हों पर अब भागवत जी चलने लगे हैं? इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। केपी मलिक जी, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे। अब ये उनके कौन है? और मोहन भागवत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, सबको एक साथ लेकर चलने की बातें करते थे। फिर ये टुकड़े होंगे, वो लोग बट जाएंगे, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, अगर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की स्ट्रेटजी रणनीति को आप देखें राजनीतिक तौर पे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा है हिंदू मुस्लिम वाला। लगातार ये चर्चा में रहता है, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है। मोहन भागवत जी का अभी जो कल बयान हुआ था वृंदावन में, वो भी हमने सुना। उसमें मोहन भागवत जी ने ये कहा कि मुगल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब अगर मुगल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब ऐसी कौन सी ताकत मुसलमानों में आ गई कि वो हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे? ऐसा क्या अनोखा हो गया? आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा एजेंडा, ऐसा हथियार नहीं बचा है कि जिससे वो वोटरों का दिल बहला सके। आखिरकार उसको अपने प्राइम मुद्दे पे आना पड़ता है, और वो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का डर भय पैदा करो और वोट लो, वही आप बंटने की बात करते हैं। अगर हम इसको खुले तौर पे समझने की कोशिश करें, आज दो स्टेट है महत्वपूर्ण रूप से। एक में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआती दौर में ही चुनाव है। तो इनको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत तैयारियां कर रही है, बहुत सारी स्ट्रेटजी बना रही है, और ये दोनों जगह मुद्दे वही चलेंगे कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी की वही रणनीति है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास फायर ब्रांड नेता के रूप में अगर आप देखा जाए, या हिंदुत्व के तौर पे अगर किसी नेता को माना जाता है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो हम लोग जीतेंगे, और अगर हम बट गए तो उत्तर प्रदेश के लोग जो लोकसभा वाला हर्ष रामाना हो जाएगा। अब बटे कौन थे? जब आप जो है संविधान की बात कर रहे थे, जब आप कह रहे थे कि हमें 400 दिलाइए, हमको संविधान बदलना है, तो वो भीमराव अंबेडकर के संविधान के जो अनुयायी हैं, जो मानते हैं, वो घबरा गए कि ये तो संविधान ही बदल देंगे बाबा का। तो वो बिदक गए। तो वो ना बिद गए, उनको हिंदुत्व के मामले पे इकट्ठा लाया जाए करके ये कयावत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपको ये देखना होगा कि योगी जी ये भी कहते हैं, इलाहाबाद में वो माघ मेले में गए थे, और वहां पे उन्होंने जो है गंगा स्नान भी किया, और उन्होंने ये कहा कि कई लोगों के मुंह में टेप लग जाती है, फेविकोल जम जाता है, वो बांग्लादेश की बात नहीं करते, हिंदुस्तान की बात करते हैं। बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है? अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। वहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं, यहाँ अल्पसंख्यक कम्युनिटी दूसरी है, ईसाई है, मुसलमान है, जैन है, बाकी लोग हैं, यहाँ उनको किया जा रहा है। तो बात एक ही है। तो आपको जहां जहां ठीक लगे वहां वहां आप बोलें, जहां जहां ठीक नहीं लगे वहां आप ना बोलें। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का एजेंडा है, जो कार्य का एजेंडा है, जो भ्रष्टाचार का एजेंडा है, जो नौकरी देने का एजेंडा है, उस पर कोई बात नहीं होगी। सिर्फ हिंदू धर्म की और मुस्लिम धर्म की बात होगी। प्रधानमंत्री जी गुजरात में सोमनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और योगी जी
इलाहाबाद में पूजा अर्चना और गंगा स्नान कर रहे हैं। तो देश को पूजा अर्चना और मंदिरों में लेके जाना है। ये विकास कार्य हो, ये भ्रष्टाचार हो, ये दूसरी चीजें हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसमें कोई चर्चा नहीं है। इस पर चर्चा होगी तो सत्ताधारी दल भाजपा गिरेगी। जहां उत्तर प्रदेश में तीसरी बार आने की तैयारी हो रही है, जहां केंद्र में सरकार को बचाने की तैयारी है, तो वो इसी तरीके से बच सकती है, और कोई तरीका नहीं है। और तो गिरेगी। इस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आचरण है, उस पर तो आज भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई दिख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो एक सबसे बड़ा अम्ब्रेला उसके पास है, हिंदुत्व का अम्ब्रेला, और उसी अम्ब्रेले के नीचे आके आप बच सकते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप और आक्षेप है। बचना है तो हिंदुत्व की छतरी के नीचे आना ही होगा। जी। अच्छा केपी मलिक जी, भागवत जी योगी की भाषा तो नहीं बोलने लगे हैं, आपको लग रहा है उनके बयानों से? ये देखिए, मोहन भागवत जी भी जानते हैं, योगी जी भी जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनानी है तो इसी एजेंडे पे बनेगी, और कोई एजेंडा उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि जिस प्रकार से लखनऊ और दिल्ली में तल्खी है और एक खुले तौर पर लड़ाई सामने आ गई है, उससे कहीं ना कहीं संघ भी इस बात को लेके मान रहा है कि इस आपसी लड़ाई का नुकसान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को हो सकता है। तो उसको बचाए रखने के लिए संघ भी ये दिखाना चाहता है कि हम योगी के साथ हैं और योगी कहीं नहीं जा रहे। अगर हम इसका आकलन दूसरे तरीके से करें, योगी के मजबूती की बात करें, योगी के जीतने की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो योगी को चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो दिल्ली हो, घेरने में नाकामयाब नजर आता है। योगी के ऊपर कोई सीधे सीधे आरोप कोई इस तरह के दिखाई नहीं देते हैं। आप उन पे उनके जातिवाद का और उनके जो उनका ये है भाई क्षत्रिय समाज हो, राजपूत समाज हो, उसके साथ उनका ज्यादा रिश्ता नाता है, उसके उनका जो समाज है ज्यादा थोड़ा आतुर है, आज इस तरह का आरोप लग सकता है। लेकिन ये आरोप चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। इससे तो फायदा ही होगा उनको कि समाज एकजुट है उनके साथ, उनके नाम पे, और बाकी समाज इससे बिदक जाएगा, मुझे नहीं लगता। आज ब्राह्मण समाज के विधायक मीटिंग तो करते हैं, बैठक तो करते हैं, योगी जी से नाराजगी की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, योगी जी को छोड़ के अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे? मुझे इस पर थोड़ा संशय है। तो इसलिए योगी को कहीं उस स्तर पर नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन केंद्र की और लखनऊ की जो लड़ाई है वो नुकसान ना हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा आरएसएस करना चाहता है, मोहन भागवत जी करना चाहते हैं, और उसी का एक संदेश वो देना चाह रहे हैं योगी के पक्ष में। मुझे ऐसा लगता है, आपने जो सवाल पूछा है कि वो योगी के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, ये वो जनता को और पार्टी को दिखाना चाहते हैं। जी। अच्छा, ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि कोई भी भारत का नागरिक हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है, लेकिन असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा अगर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, तो वो हिंदू धर्म से ही होगा और किसी धर्म से नहीं होगा। अब इसको किस तरह से देखें हम लोग? मतलब आग लगाने वाली बात एक नहीं है, दोनों तरफ से। हिमांशु जी, अगर आप देखें तो इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री थे वो तो सिख धर्म से थे, तो वो कैसे बन गए? वो तो 10 साल रहे और उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय, बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल उनका रहा 10 साल का। उनकी नीतियां बहुत अच्छी रही। तो इनके कहने भर से इनका अपना अस्तित्व क्या है? चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हो, वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, वो आपको भी पता है उनके बारे में। कल तक भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, और वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहाते ही, उसमें धुल के साफ सुथरे होते ही वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनका अपना क्या है? पहले वो अपने गिरेबान में तो झांक लें। बात ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी, बात तो घूम के भाई हिंदू मुस्लिम की आ गई ना। ओवैसी जी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि यही तो एजेंडा है चुनाव जीतने का। वो हेमंत बिश्व शर्मा ये क्यों नहीं कहते कि जो देश में विकास करेगा,
जो देश की विदेश नीति को अच्छा बनाएगा, जो देश के भ्रष्टाचार मिटाएगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। वो जातिवाद की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो मनुवाद में ले जाना चाह रहे हैं वापस? क्या वो हमें मुगलों से पहले की स्थिति में लेके जाना चाहते हैं? तो ये सब नूरा कुश्ती जो है, ये एक माहौल बनाने की है, लोगों को डराने की है, लोगों में भय उत्पन्न करने की एक रणनीति ये भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि वो उसी के बेस पर चुनाव जीतना चाहती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि वेस्ट बंगाल के साथ ही उसके बाद भी तुरंत आसाम में भी चुनाव है। तो जब आसाम में इस तरह का माहौल बनेगा, तभी तो हेमंत बिस्वा शर्मा को सफलता मिलेगी, क्योंकि वहां उन्होंने कोई इस तरह के विकास कार्य तो किए नहीं, इस तरह का कोई स्वर्णिम कार्य तो किया नहीं है कि वहां बम बम लोग उनको वोट देंगे। उन पर तो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस में रहते हुए भी थे और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा में रहते हुए भी है। तो वो उन भ्रष्टाचार की बात तो नहीं करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ताकि वो हिंदू मुस्लिम की छतरी के नीचे छुप जाए। तो इसलिए, और दूसरा ओवैसी का आप जानते हैं कि ओवैसी कहने के लिए, दिखाने के लिए किस प्रकार की रणनीति करते हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे यहाँ चैनल पर बोलने की जरूरत नहीं है कि ओवैसी जी की जो एक छवि देश में बनी हुई है, जिस प्रकार से, जिस एजेंडे पे वो काम करते हैं, वो सबको पता है कि वो किसके लिए काम करते हैं, क्या करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कितना फायदा कह रहे हैं कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है, ये सिर्फ वोटर बनकर रह गए। नहीं, मुसलमानों की एजेंसी क्या होनी, मुसलमानों की एजेंसी क्या होनी? मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी है, आप ही की पार्टी है। आप ही कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, तमाम मुसलमान उसमें जाते हैं। आप ही कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष रखती है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तमाम मुस्लिम नेता कांग्रेस में नीचे से लेकर ऊपर तक हैं। हमारे तो देश के उपराष्ट्रपति और बड़े बड़े पदों पे मुस्लिम समाज के लोग रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज को यहाँ पे चीजें नहीं मिल रही हैं? तो ये कह देना, ओवैसी को भी मैंने आपको एक इंडिकेट किया है ना कि ओवैसी को भी इस तरह की चीजें करने से उनको फायदा मिलता है, उनकी पार्टी को जीत मिलती है, उनको अलग अलग राज्यों में जाके चुनावी एजेंडे खड़े करने के लिए सपोर्ट मिलता है। तो वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। उनके समाज के लोग भी उनको समझ चुके हैं, इसीलिए उनको समझ चीजें नहीं आ रही हैं। वो तेलंगाना से आते हैं, तेलंगाना की चंद सीटों पे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटें, उसके अलावा उनका कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व देश के किसी कोने में है। तो आप देख लीजिए, अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो देश के दूसरे राज्यों में कहीं तो वो इतनी सीटें लाएं कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है। और सबसे पहले तो उनको तेलंगाना में ही आना चाहिए। तो तेलंगाना में 30-40 सीटें तो वो लेके आए, अगर इतने बड़े नेता हैं। तेलंगाना में तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, एक सीट वो किसी तरह लेके आते हैं। वो लोगों की मजबूरी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां इस तरह का माहौल बनाती है, वहां मुस्लिम भी इकट्ठा हो जाता है। अब आज अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी से मुसलमान नाराज नहीं है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल वहां बना देगी, जो ममता बनर्जी से नाराज भी मुस्लिम वोटर होगा, वो मजबूरी में वहीं जाएगा और वो ये कहेगा कि अगर हम ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसलिए हम ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं। तो ये परिस्थितियां कौन पैदा करता है? बिल्कुल। यहाँ पर एक भाजपा के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मतलब वो बात जो है न सिर्फ ओवैसी के, हालांकि उन्होंने ओवैसी के बयान पर ही प्रतिक्रिया दी थी, योगी आदित्यनाथ को भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, कभी हिंदुस्तान की भी बात कर लिया करिए। अब योगी जी क्योंकि बांग्लादेश का जिक्र कर देते हैं, ओवैसी जी पाकिस्तान का जिक्र कर देते हैं, तो ये दोनों के लिए है। मतलब बीजेपी के विधायक दोनों को आईना दिखा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की बात कीजिए। और ये सही भी है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हालात है, और जो भी राज्य के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री अपने राज्य में क्या चल रहा है उसका जिक्र करें, और जो योगी जी हैं वो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है इसका जिक्र करें। इधर उधर की बात मत घुमाएं सर। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे, ये विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, इनको अभी पार्टी की रणनीति, ओवैसी की रणनीति, हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति, इनको भी मालूम नहीं है। विधायक हैं अभी, इनको ज्यादा योगी जी की रणनीति भी मालूम नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, जब तक आप बांग्लादेश का नाम नहीं लेंगे, तब तक राजनीतिक तड़का नहीं लगेगा।
और राजनीतिक तड़का अगर आपको लगाना है, सियासी तड़का अगर आपको लगाना है, हिंदुओं को माहौल में गर्म करना है, तो ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। अगर आप पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, तो आप क्या विकास कार्यों की बात करेंगे? आप कहेंगे कि कितनी नौकरियां आज तक आपने उत्तर प्रदेश में दी है, कितने हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में बने हैं, कितने विश्वविद्यालय बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, ये रिपोर्ट देंगे आप? कितने कितने आपने किसानों का भला किया है? आज किसानों को यूरिया का, खाद का कट्टा लेने के लिए रात रात भर लाइनों में लगना पड़ रहा है, ये बात करेंगे आप? तो इससे जीतेंगे क्या? तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका सामान्य ज्ञान और उनका राजनीतिक अनुभव कम है। वो विधायक तो बन गए हैं, लेकिन अभी उनको समय लगेगा ये रणनीति जानने के लिए कि ये क्यों जिक्र किए जाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। क्योंकि राजनीतिक माहौल वहीं से बनता है। राजनीतिक माहौल खाली उत्तर प्रदेश से, अपने प्रदेश की बात करने से नहीं बनेगा। अगर ये राजनीतिक माहौल यहीं से बनता, तो फिर पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कोई मामला रह ही नहीं जाता भारत में। अब योगी जी रहते उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बांग्लादेश का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भली बात ही जानते हैं कि जितना बांग्लादेश का नाम लेंगे, वो अभी एक माहौल बना रहे हैं। अभी आप रैलियां देखेंगे ना, योगी जी की रैलियां भी होंगी वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ बांग्लादेश है, वो प्रभावित करता है। अभी तो और चर्चाएं होंगी कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसकी भी तो रोटियां वहां सेकी जाएंगी ना, राजनीतिक रोटियां, ताकि आपको चुनाव में फायदा हो सके। तो ये सारी चीजें की शुरुआत अभी होने वाली है। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जाएगा, इस तरह की चीजें होती जाएंगी, आप देखेंगे। अच्छा, कांग्रेसियों ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया है क्या? क्योंकि जब ओवैसी ये कहते हैं कि हिजाब वाली बेटी पीएम बनेगी, तो इमरान मसूद कहते हैं कि दिन में तारे देखने जैसी बात कर दी इन्होंने। देखिए, कांग्रेस जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस तरह का माहौल बना दिया है। आप वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं हिजाब वाली लड़की के। यहाँ तो हिजाब वाली लड़की को एक नौकरी नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार के देखा आपने, नीतीश कुमार जी उनको जो है वो पद नियुक्ति पत्र दे रहे थे, और उनके मुंह पे हिजाब था, वही खींच दिया था उन्होंने। तो यहाँ तो एक नौकरी देने के लिए आपको हिजाब में आने की मनाही है, आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक मुस्लिम समाज की लड़की प्रधानमंत्री बने, और खासकर वो हिजाब वाली बने, ये तो नामुमकिन है। ये तो मैं भी निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी तो 80-20 है ना। अगर कोई मुस्लिम लड़की बनती भी है, तो उसको हिजाब वाली लड़की वो नहीं होगी। अब आप अगर किसी एक एग्जाम्पल ले लें किसी मुस्लिम महिला का जो राजनीति कर रही है, अब नए दौर की नई लड़की आई है, वो सांसद है कैराना से इकरा हसन, तो वो तो हिजाब नहीं पहनती, वो तो पार्लियामेंट में हिजाब पहन के नहीं जाती, वो तो साधारण कपड़े पहनती है, सिर पर दुपट्टा रख के जाती है, और उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। उसको तो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने खूब भर भर के वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जीत के गई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कोई जीत नहीं सकता और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन हम ये बात करें कि हिजाब वाली लड़की और कट्टर इस्लामिक लड़की देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, इस पर मुझे भी संशय है। लेकिन कोई मुस्लिम समाज की महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, ये मैं नहीं कह सकता। बन सकती है, यहाँ तो सबको अधिकार है। अगर देश का एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारत की यही तो खूबसूरती है। हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने व्यवस्था बनाई, ये तो उनकी खूबसूरती है ना, जिनको आज हम भर भर के कोस रहे हैं, वही तो हमारे लिए रास्ता खोल के गए हैं। अगर अगर मोदी जी साधारण परिवार से आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी माता जी तो घर घर बर्तन मांजती थी, और मेरे पिताजी चाय बेचते थे, और मैंने खुद चाय बेची है, और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि कोई किसी धर्म का हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बन सकता है, वो इस काबिल होना चाहिए, वो यहाँ तक पहुंचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग नहीं पहुंचे हैं। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम पदों पर मुस्लिम पहुंचे। प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, और प्रधानमंत्री भविष्य में बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है। लेकिन इस काबिल उनको होना चाहिए। खाली आप धर्म के नाम पे वहां तक पहुंच जाए, और खाली धर्म के नाम पे आप प्रधानमंत्री बन जाए, इस पे मुझे संशय है। लेकिन काबिल व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, जिस तरह से ये दौर एक बार फिर से वही पुराने दौर की याद दिला रहा है,
उत्तर प्रदेश हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हर जगह से रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। भागवत साहब जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। राजनीति आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर और तल्ख होने वाली, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।